नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह कर हार गए, लेकिन गौ रक्षकों ने उनकी भी सुनने से अब इनकार कर दिया है। ना इन्हें कानून का खौफ है न सरकार का। जब जहां मन आता है गाय के नाम पर कानून हाथ में ले लेते हैं। बिना किसी सुनवाई, गवाह या सबूत के मौके पर ही फैसला सुना देते हैं। नागपुर में भी एक बार फिर यही तस्वीर सामने आई है। स्कूटर में मांस लेकर जा रहा शख्स गिड़गिड़ाता रहा कि उसके पास बीफ नहीं मटन है, लेकिन कौन सुनने वाला था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि इस्माइल की जान बच गई, वरना गौरक्षकों के इरादे तो वही थे जैसे अलवर में पहलू खान के मामले में दिखे। लाख टके का सवाल बन चुका है कि आखिर इन गौरक्षकों पर लगाम कौन लगाएगा और कैसे लगाएगा। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की नई खेप फिर से हाजिर है। लात घूसों से सड़क पर पटक कर मारने वाले चेहरे नए हो सकते हैं, लेकिन बीफ पर बवाल पुराना है। नागपुर के जलालखेड़ा इलाके में सलीम इस्माइल शाह नाम के शख्स पर बीफ ले जाने के शक में बेकाबू भीड़ ने हमला बोला तो हाथ और लात नहीं रुकी। इस्माइल शाह की सफाई शोरगुल में दम तोड़ गई कि उसके पास बीफ नहीं बल्कि मटन है। दो मास में ढोर का मटन पसंद है। आपको गलत तरीके से मारा गया? आपको बहुत गलत तरीके से हम वहाँ पे पकड़ा और पकड़ने के बाद में मेरे को बहुत जान से मार डाल रहे थे। मैंने उनको बताया कि ये ढोर का मांस है। नागपुर में बीफ के नाम पर हमले की पुलिस ने जांच शुरू की तो गिरफ्तार एक शख्स का ताल्लुक स्थानीय निर्दलीय विधायक बच्चू कुंडू के संगठन प्रहार से निकला। विधायक जी ने ये संगठन गरीब किसानों को न्याय के नाम पर बनाया था, लेकिन अब उनके समर्थक बीच सड़क इंसाफ पर तुले। आरोपी है, उसने जो पुलिस को जानकारी दी गई है कि उसने बताया है कि वो प्रहार संगठन से संबंधित है, तालुका अध्यक्ष है, बट पुलिस उसकी पुष्टि कर रही है। जो मांस था उसको पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर की मदद से वहाँ पे सील करके फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भेजा गया है। अभी इसकी पुष्टि की जाएगी कि वो मांस किसका था। पुलिस ने गुना दाखिल करके स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगा के 3-4 जो आरोपियों के नाम पता अननोन आरोपियों के खिलाफ ये गुना रजिस्टर था, उनके आरोपियों के नाम निष्पन्न करके 4 आरोपियों को पुलिस ने ताबे में लिया हुआ है। उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लगाए गए हैं। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा, ऐसे गोरक्षकों को खबरदार किया था, लेकिन ये उन्मादी भीड़ न सुधरी न समझी। सरकार में शामिल शिवसेना ने एक दिन पहले ऐसे गोरक्षकों को सरहद पर तैनात करने का आइडिया सुझाया था। जे काय सगळं ठिकाण चालले गोमांस गोरक्षक जाना तो गोरक्षक जे कोणी असतील त्यांनी जाऊन त्या अतिरेक्यांचा सामना करावा। कभी राजस्थान, कभी असम, कभी झारखंड और अब नागपुर। बीफ की बरामदगी और गोरक्षा के नाम पर ये तस्वीरें सीधे सिस्टम से सवाल कर रही हैं। बीफ और गोरक्षा पर हिंसा आखिर कब तक? साहिल जोशी के साथ पंकज खेलकर, आज तक। हमारे साथ बहस में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। पवन खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद सावंत जो कि सांसद है शिवसेना के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वारिस यूसुफ पठान एमएलए हैं AIMIM के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशु मोंगिया जी नेशनल प्रेसिडेंट है गौरक्षा सेना के, वो हमारे साथ हैं। मौलाना मकसूदुल हसन खाजमी साहब चेयरमैन है इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे सवाल है, न जाने कितनी बार हम इस पर बहस कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये क्यों नहीं रुक रहा है? ये सिलसिला नहीं रुक रहा है, इसकी गंभीरता आप समझ रहे हैं? अंजना जी, पहली बात तो है मैं इसकी मजम्मत करता हूं, मैं इसके खिलाफ कहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये बिल्कुल रुकनी चाहिए और खुद प्रधानमंत्री जी ने इसके खिलाफ बोला है। उसके आगे यही है कि आज जिस MLA की बात हो रही है, क्योंकि ये जो समिति है गोरक्षकों की, उसके जो कर्ता धर्ता जो MLA है वो एक इंडिपेंडेंट MLA है, बच्चू काडू करके, तो वो इंडिपेंडेंट MLA है। स्वाभाविक रूप से जो लोग, और वो बीजेपी के उम्मीदवार को 10,000 से अधिक वोटों से हरा के वहां MLA बने हैं, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक तौर तरीके से वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। हाँ, मतलब तो सीधे हाथ नहीं है। तो सीधे हाथ नहीं, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो लोग इसको बीजेपी से जोड़ के देख रहे हैं, कृपया करके इसको लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़ के देखने की आवश्यकता है। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं, बीजेपी के साथ जोड़ के मत देखिए। बार बार
अगर इसको एक विचारधारा के साथ जोड़ के देखा जाएगा तो यह उचित नहीं होगा। मैं कांग्रेस के लोगों से भी और जो लोग कांग्रेस के प्रति संवेदना रखते हैं उनसे कहना चाहूंगा, आप अगर हर ऐसे घटना को कहेंगे कि यह बीजेपी के कारण है तो हम फिर कहने लगेंगे कि जो आतंकवादी घटना पहली होती थी क्या वो आपके कारण होती थी। इसलिए इस प्रकार के जघन्य अपराधों को किसी पार्टी के साथ या किसी विचारधारा के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए, आपने सुन ही लिया संबित क्या कह रहे हैं। अंजना जी, इस बात का क्या जवाब दें? क्या कांग्रेस या कोई भी जो लिबरल पार्टीज हैं जो इस पूरे देश की आत्मा को समझते हैं, क्या वो आतंकवाद के फेवर की विचारधारा है? अगर इस तरह की सोच ये रूलिंग पार्टी रखती है तो मैं माफ करना, ये देश अब बहुत ज्यादा बड़े खतरे में आ चुका है। बात ये नहीं है कि वो बच्चू जो है किस पार्टी के हैं, बात ये है कि कौन सी विचारधारा ने इस तरह की राजनीति शुरू की पिछले 3 साल। लिबरल की परिभाषा जरा समझे सर आपसे, लिबरल की परिभाषा समझे। लिबरल की परिभाषा पे आपको जिस दिन चर्चा करनी होगी उस दिन अलग इस पे रखिएगा डिस्कशन। आज जिस पे चर्चा कर रही है इसी पे रहिए। मैं आपको भी डाइग्रेस नहीं होने दूंगा, इस चर्चा को भी डाइग्रेस नहीं होने दूंगा। उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है, ये चाहते हैं कि चर्चा डाइग्रेस हो जाए। आरोप नहीं लगाया है, मैंने कंपैरिजन किया है। क्या बात मैंने कहा प्रधानमंत्री अगर इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं संबित जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप भी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप भी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। अंजना जी इनको समझाइए, अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं भी इनके बीच में बोलता रहूंगा। मैं चुपचाप इनकी बात सुनी तो मैं भी मेरी भी बात सुनी बारी से प्लीज। अपनी बात आपका पॉइंट नहीं समझ में आया ना सर, अपने आप को लिबरल घोषित कर दिया, उसके आगे क्या? तथा मैं आपको समझा दूंगा, अगर आप, अरे आप छोड़िए, मैं आपको भी लिबरल घोषित कर दूंगा जिस दिन इस पे चर्चा आएगी। आज जिस पे चर्चा है उसी पे नहीं है। आतंकवाद का समर्थन कोई राजनीतिक दल नहीं करता है, लेकिन गौ रक्षकों की प्रोटेक्शन देने का काम, गौ रक्षकों की पूरा जो इन्होंने ट्रिगर किया एक तरह की हिंदुत्व राजनीति, वो नहीं, हिंदुत्व राजनीति कुछ नहीं होती है, ये मैं आपत्ति करता हूं। मोहल्ले में दिखता है। नहीं, ये क्या बात है? हिंदुत्व राजनीति क्या होता है? आप कहां से बीच में प्रधानमंत्री जी ने 2 बार बारी आएगी तब बोलिए कि आप बीच में क्या बोल रहे हैं? राजनीति क्या होता है? आप नागपुर से, अरे प्रधानमंत्री जी, हिंदुत्व प्रधानमंत्री जी या तो कमजोर है या असहाय है या मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना एक्सपोज हो चुका है, या प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनी जा रही है, या तो मिले हुए या कमजोर है। जिसके बाद मुझे सावंत जी के पास चलना है। प्रधानमंत्री कमजोर हैं या मिले हुए हैं इसमें? ठीक है, कमजोर हैं या मिले हुए पीएम, ये वो पूछ रहे हैं, आप पूछिए। मैं बड़े सविनय निवेदन के साथ एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं कि ये हिंदुत्व राजनीति है, क्या वो कहेंगे अमरनाथ में जो घटना हुई इस्लामिक आतंकवाद है? वहां इस्लामिक आतंकवाद कहते कहते इनके जीभ लड़खड़ाने लगते हैं। यहां अभी तक पता भी नहीं किसने क्या क्या किया, हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। यहां हिंदुत्व का नाम खींच के क्यों ले आते हैं? चलिए मैं एक बार अरविंद सावंत जी आपके पास आना चाहती हूं सर। अब देखिए महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि गौ रक्षकों को आतंकियों से भिड़ने के लिए भेज दो, और जो अमरनाथ ये क्यों हो रहा है? वो जिहादी आतंकवाद है। अरविंद सावंत के हम खिलाफ हैं। पवन खेड़ा जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार। दुर्भाग्य है कि हमारे महाराष्ट्र में ऐसा हादसा हुआ, इससे मैं बहुत व्यथित हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये हमारे महाराष्ट्र में हुई, इसके लिए मैं बहुत व्यथित हूं। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि गोरक्षा रक्षकों ने अगर इस तरह से लोगों पर हाथ उठाया तो ठीक नहीं होगा। अब गोमाता तो सभी हम भी गोमाता मानते ना, ये क्या बदतमीजी है? जिस ढंग से चल रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है पहले देखो। हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो कहा ना, इतनी अगर हिम्मत है ये गोरक्षकों में तो जाए सीमा पर, वह आतंकवादियों से लड़े। कोई भी एक आदमी, उसके हाथ में कुछ नहीं है, अकेला मिला 10 लोग जाके पिटेंगे, ये कोई तरीका है? इसके पहले भी पकड़े ना महाराष्ट्र में। हमने पकड़े ट्रक गाय लेके जाने वाले कसाईयों को, मारा नहीं, उसको पुलिस के हवाले किया है। ये कौन सा तरीका है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है पहले देख लो। हाल ही में मुंबई में चुनाव हुआ, तभी भी जी पहले तो ये जो गोरक्षक अपने आप को कह रहे हैं, ये सो कॉल्ड जो एमएलए है वहां के, उनके और उनकी टीम, आज तक तो हम लोगों ने नागपुर के अंदर में भी सुना नहीं कि वो लोगों ने कभी कोई गोरक्षा करी है वहां पर। अब एकाएक जो आ गए हैं ये लोग, सिर्फ इन लोगों ने एक टारगेट बना रखा है कि हमें मोदी जी से एक दुश्मनी निकालनी है,
नाम गोरक्षकों का, जैसे कि 7 नवंबर 1966 से देख लो किस पार्टी को या किस लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि ये गोरक्षकों से या गोरक्षा आंदोलन से, सिर्फ वो चल रहा है। और जो भी मारपीट कर रहे हैं, मैंने तो एनआईए और मैंने मांग करी है गृह मंत्रालय में एनआईए या सीबीआई से जांच हो कि इसके पीछे कौन पॉलिटिकल पार्टी है और कौन कर रहे हैं, क्योंकि ना मुझे ना किसी को हमारे संविधान ने अधिकार नहीं दिया कि वो लोग ऐसे मारपीट करें या खुद को ये कहें कि हम फैसला सपोर्ट करने वाले हैं। न्यायालय के पास है कि ये पावर न्यायालय करेगा कि सामने वाला दोषी है या नहीं। हर विषय को राजनीति से जुड़े जाते हैं हम लोग, क्यों करते हो आप? उद्धव ठाकरे जी ने भी राजनीति दिखाई कि गोरक्षक चले जाए, हिम्मत है तो गोरक्षक को तैयार है चलने को। क्या उद्धव, मैं आपको बोलता हूँ, क्या उद्धव ठाकरे जी और उनकी शिवसेना तैयार है बॉर्डर पे चलने को? वो तो रही राष्ट्रीय गोरक्षा सेना की तरफ से मैं स्टेटमेंट देता हूँ, चलिए मेरी टीम 16 राज्यों में काम कर रही है, चलने को तैयार है। आप लोग आपस में डिसाइड करिए, क्या उद्धव ठाकरे जी आने को तैयार है? ये क्या बाला साहब ठाकरे जी का ये खून है जो इस समय बात कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि गोरक्षकों पे क्यों अपनी भारत की सेना के ऊपर में उनका विश्वास टूट गया क्या? वो बात कर रहे हैं गोरक्षकों पे। चलिए गोरक्षक तैयार है, दीजिए फैसिलिटी, वो इसको कोई जरूरत देते हैं वहां पर, क्योंकि हम लोगों पे वेपन किसी को ललकारने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिवसेना बताए कि शिवसेना टोटल ड्रॉप है, और जब भी वक्त आएगा ना तो शिवसेना क्या करके बता कि आज भी बता सकती है, तुम्हें क्या पता है? मीडिया में हिम्मत हुई क्या? स्टेटमेंट करके या ट्वीट, यही तो उस्काने वाली बात है, यही तो उसकाने वाली बात है। इसी ढंग से हम लोग चर्चा करते हैं और जो बेचारी हमारी सामान्य जनता है ना समझ पाती है राजनीति लोग क्या कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं। को बॉम्बे में भी ये बुला के अपने घर अगर है ना तो हमें हिम्मत है भैया, करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, वो करना बंद करें। और अगर हिम्मत है तो खुद आ जाए उद्धव ठाकरे जी। अगर हम लोग नहीं चले वहां पर तो हम लोगों के ऊपर जो एक्शन लेना होगा सरकार लेगी। चलिए आइए उद्धव ठाकरे जी को बोलिए पाकिस्तान बॉर्डर पे चलते हैं, श्रीनगर के लिए वहां बैठते हैं, चल के चलिए आप गोरक्षक के लिए क्या पता है फिर भारत माता के लिए लड़ लेंगे, लेकिन शायद शिवसेना और उद्धव ठाकरे डर के पीछे हट गए। तुझमें इतनी हिम्मत है ना, तुझमें इतनी हिम्मत है तो जाके पहले गोरक्षकों को बोल कि निसारे लोगों को जाकर मारते हैं ना, उनके जाकर बोल पहले, हिम्मत कर वो पहली बात कर दीजिए। आप बोल दीजिए क्या बात करेंगे गोरक्षकों के नाम पर जाकर किसी निसारे को मारेगो तुम लोग और हम लोग देखते बैठेंगे? छोड़ दो ये मुस्कानी वाली बात, छोड़ दो। शिवसेना को किसी आपके जैसे लल्लूपंथी को ललकारने की बात है, हम तो उसको कीमत भी नहीं देते। और जब वक्त आएगा तो हम आपके ललकारने की नहीं, हम अपने हिम्मत में बड़े जाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ लाने गए तब तुम लोग कहते ये गोरक्षक कहते, जब पाकिस्तान के कलाकार यहाँ आते थे, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम यहाँ आई तब ये गोरक्षक कहते। इतनी इनको देश के बारे में प्यार है ना तो तब लोग तुम लोग कहते गोरक्षक तो गोरक्षा कर रहे थे। तुम्हारी पार्टी तुम लोग गोरक्षक वाले लोग चुपचाप घर में रोकती है। पाकिस्तान की क्रिकेट मैच हमने होने नहीं दी, इतने याद रख, ये शिवसेना की हिम्मत है। धंधा नहीं है। नहीं एक सेकंड हम वापस आएंगे। तुम क्या गाय को सुरक्षा करेंगे? तुमसे 10 गुना हम रक्षा कर सकते हैं, तुम क्या रक्षा करते हो? जी सावन जी, किसी गरीब को मारते हो, तुम क्या गाय की रक्षा करोगे? सावन जी एक सेकंड, हिम्मत है तुम में? हाँ आशु मोंगिया, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए ये आप कह रहे हैं कि हम गाय के लिए, भारत माता के लिए लड़ने को तैयार। देखिए ये देश एक संविधान से चलता है। बिल्कुल जी। नहीं एक सेकंड, ये संविधान से चलेगा, गाय के लिए लड़ना पड़ता है। और अगर संविधान के लिए चलेगा तो लड़ना नहीं है आपको पुलिस में कंप्लेंट करानी है। ये समझ में नहीं आ रही क्या बात, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपके दिखाने के और खाने के दांत अलग हैं। अंजना जी 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने जो भी काम किया पुलिस को इंफॉर्मेशन देके एक रिकॉर्ड है कि अगर कहीं हमें प्रोटेस्ट करना है उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये तो जबरदस्ती राजनीतिक षड्यंत्र है। ठीक है एक सेकंड मारी सर, वारिस पठान से एक रिएक्शन ले लो, उसके फौरन काज़मी साहब आपके पास आ रही हूँ। वारिस पठान जी, इस मुद्दे पर खूब ओवैसी साहब भी बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। सवाल ये है कि इसको हिंदुत्व बीजेपी से सीधे जोड़ देना, ये तो इंडिपेंडेंट एमएलए है जिनका एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है। ये बराबर संबित पात्रा जी ने बड़े आसानी के साथ कह दिया गया, ये निर्दलीय एमएलए जो थे बच्चू कडू,
उनके आदमी ने ये किया, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है या वो बच्चू कडू की सरकार है? बीजेपी शिवसेना साथ में है, तो सरकार का फर्ज बनता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और अंजना जी, जो आपने लिखा है गुंडे गौरक्षक, ये नहीं लिखिए, आतंकवादी गौरक्षक लिखिए। इनका एजेंडा सिर्फ आतंकवाद से डाइवर्ट करना है। क्यों लिखे आतंकवादी? पैदा करना, आतंकवाद से जोड़ देना है, चलने को डर रहे हैं हिंदू आतंकवाद। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, अखलाक से लेके आज तक आप देखिए कितने लोगों को मारा पीटा जा रहा है। ये बताइए पुजारी, थोड़ा अपनी बारी का इंतजार कीजिए मोंगिया साहब, एक किसी की नहीं सुनते। ऐसा है वारिस पठान साहब, ऐसा है वारिस पठान साहब, वारिस पठान, जरा हमारी बात भी सुनिए। वारिस पठान, ऐसा है कि फिसलती हुई जुबान आपकी फितरत हो सकती है। इस देश में आप ये चाहे कि हम किसी को भी आतंकी लिख दे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसकी गंभीरता पता है कि आतंकवाद क्या होता है और कैसे आतंकवाद लोगों के दिमाग में डर पैदा कर दिया। अंजना जी, तो हमें पता है कि क्राइम क्या है और आतंकवाद क्या है। करने को डर रहे हैं, ये बेसिक फिसलती हुई जबान आपकी फितरत हो सकती है, हमारी नहीं। आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। वहां इंडिपेंडेंट एमएलए की सरकार नहीं चल रही है साहब, आपकी चल रही है। कोई फिक्र नहीं है। हमने जो देखा है, मैं आपके बीच में बोला नहीं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है, अरे वारिस साहब जल्दी से सर मजलूमों पे क्यों एक सेकंड वारिस साहब, ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। मैं इतना ही, यही तो एग्जांपल दे रहा था, उदाहरण। देखिए, हमारा सरकार है, वहां पे एक इंडिपेंडेंट एमएलए के लोग जाके वहां क्राइम करते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, सरकार को कानून का काम करना चाहिए, उसका मतलब सरकार ने निर्देश किया, उसी लॉजिक के हिसाब से 10 वर्ष यूपीए की सरकार में ये गठबंधन थे, मतलब जितनी जगह अटैक हुए ये सारे लोग यही दलील देंगे, ये सारे लोग क्या उसमें जुड़े हुए थे। तो ये उचित नहीं है ना इस प्रकार का उदाहरण। आज संबित जी एक ही दलील लेकर आए। संबित पात्रा जी बड़ी चालाकी से अखलाक का किस कांड में हुआ? हरियाणा, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब बीजेपी रूल्ड स्टेट है और वहीं पर गांव रक्षक आतंकवाद फैला रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। यही से चर्चा को आगे लिए चलेंगे, यही से चर्चा को आगे लिए चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीधे वो विधायक जुड़ रहे हैं जिनके ऊपर बच्चा कुड़ू उनका नाम है, निर्दलीय विधायक हैं, और आप ही पर सर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रहार, उस पर यह गंभीर आरोप लग रहा है। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, बीफ के शक पर पीटने वाले कार्यकर्ता आपकी पार्टी के नजर आ रहे हैं, क्या करेंगे आप? कार्रवाई करेंगे? और इस तरह का व्यवहार, सड़क पर पीटना, ये क्या है? मतलब कोई दलील आपके मन में है कि कहां तक ये बात पहुंच रही है? कोई गौरक्षक के नाम पर मारपीट नहीं हुई है, वो एक घटना है। कार्यकर्ता इतना अच्छा है, उसने अभी तक 50-60 पेशेंट मुंबई को लेके गया है, और वो वहाँ की जो घटना थी वो बाकी लोग वहाँ जुड़े थे, उसमें ये शामिल होगा, इतना उसमें है। ये क्या अच्छा क्या लग रहा है इसमें आपको? आप कह रहे हैं अच्छा, आपका प्रहार संगठन बना था कि आप गरीबों का फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन आप गरीबों पर ही प्रहार कर रहे हैं, आपको इसकी गंभीरता समझ में आ रही है? उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। जो भी मारपीट हुई है उस कार्यकर्ता को हमने संदेश भी दिया, उसको बोला अगर इसके आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो पक्ष से निकाल दिया जाऊंगा, उसको कोई पद नहीं रहेगा। अभी जो मारपीट हुई है वो जानबूझकर की नहीं है, वो माप के अंदर हुई है, भीड़ के अंदर हुई है, इसलिए उसको उसने इतना अच्छा काम किया। इसके पहले अगर कोई एक गलती हो जाती है ये गलती नजर आ रही है, जल्दी पक्ष ये गलती नजर आ रही है, ये गलती नजर आ रही है। नहीं करते इस घटना। क्या बात कर रहे हैं आप इसको कह रहे हैं गलती हो गई है तो छोड़ देना चाहिए, बड़ा अच्छा काम किया है इससे पहले इसलिए छोड़ देना चाहिए। आपको एहसास है कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में घटनाएं हो रही है, आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, बिल्कुल हम समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम बचाना है, मारना नहीं है। हम बचाने के लिए प्रहार संगठन निर्माण हुआ है, मारने के लिए नहीं हुआ है। और ऐसे गरीब लोगों को तो कभी नहीं, उनके लिए मार जरूर देंगे। और लोगों को घूम फिर कर सुई फिर अटक गई है, राम मंदिर पर मुद्दा फिर से उठा है, उत्तर प्रदेश में उठा है। बीजेपी के एक विधायक ने छेड़ा है, मंदिर बनाने से रोका तो हज यात्रा रोकने की धमकी दी है। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के विवादित बोल हम आपको सुनाएंगे। धमकी है, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का नारा है, और इधर विधायक जी के बोल बिल्कुल न्यारे हैं। कहा गया मोदी और योगी का मुस्लिमों से किया हुआ वादा, यह सवाल अब पूछा जाए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने। हमारे साथ चरखारी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत हैं। इन्होंने
एक फेसबुक वीडियो अपलोड किया है और उसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अमरनाथ यात्रा में हुई हत्या के बाद अगर मुस्लिम्स नहीं चेते तो मक्का मदीना की यात्रा को भी ये लोग रोकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए, आपने एक वीडियो अपलोड किया है फेसबुक पर, क्या है ये वीडियो और आपने क्यों इस तरह की बातें कही? देखिए, भारत में 100 करोड़ हिंदू रहता है और लगातार कई सालों से मैं ये देखते आ रहा हूं कि हिंदुओं की यात्रा में कभी आतंकी हमला होता है, कभी हिंदुओं का जोकों के द्वारा मजाक उड़ाया जाता है, कभी हिंदुओं के पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है, कभी कोई नेता आके हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बोलने लगता है, हिंदू धर्म के बारे में आप शब्द बोलने लगता है, हमारे देवी देवताओं को गाली देने लगता है, हमारे मजहब के बारे में बोलने लगता है। हम कब तक खामोश रहें? 20 से 25 सालों से लगातार हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं, मगर हम 100 करोड़ लोगों ने कभी भी मुसलमानों को इस देश से भगाने की बात नहीं की। हम लोगों ने कभी मुसलमानों के त्योहार, तीज त्योहारों में कभी व्यवधान पैदा नहीं किया, कभी उनकी यात्रा में व्यवधान पैदा नहीं किया। हमारी सरकारों ने लगातार उनकी मक्का मदीना हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी, अधिक से अधिक लाभ देते हैं, मगर हम हिंदू कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब क्या हो गया? अब आप देखिए, अमरनाथ यात्रा पे हमला। अब वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लॉ अकॉर्डिंग 10% से नीचे लोग ही अल्पसंख्यक होते हैं। अब तो वो 21% से ऊपर है, वो अल्पसंख्यक कहां है? संबित पात्रा जी, विधायक जी क्या कह रहे हैं? विधायक जी गलत कह रहे हैं। पहली बात तो है, विधायक जी ने जो कहा कि मुस्लिमों को हम अरे मुसलमान हमारे देश के हैं, हमारे अपने हैं। हाँ। ये देश उनका है जितना हमारा है। तो इस प्रकार का सेंटेंस में कोई शब्द इसमें इफ एंड बट कुछ नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। दूसरी बात है, मैं ये समझ सकता हूं कि अमरनाथ यात्रियों के साथ जो हुआ उसमें आक्रोश हो सकता है, मगर अपने आक्रोश को निकालने का तरीका अलग होना चाहिए। उसमें हिंदू और मुसलमान के बीच में व्यवधान लाकर उस आक्रोश को निकाला जाए, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है बार बार, सभी को आवश्यकता नहीं है देश के नाम संबोधन करने की, सबको अपने गवर्नेंस में लगना चाहिए। इस विषय पे ये क्यों हो रहा है फिर सर? मैंने देखिए, गौरक्षक तो समझते हैं सर, नहीं सुन रहे आपकी बात, लेकिन नहीं, तो गौरक्षक वाला विषय तो आप काडू साहब का आपने इंटरव्यू किया, वो तो इंडिपेंडेंट विधायक थे, हमारा कोई मतलब नहीं है। मगर इसमें हमारे विधायक ठीक नहीं कह रहे हैं। आक्रोश अमरनाथ यात्रियों के समझ में आता है, मगर मैं हाथ जोड़ के इतना ही देशवासियों को कहना चाहूंगा, इसको हिंदू मुस्लिम इशू बना के एक माहौल खराब करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। काजमी साहब देखिए, ईमानदारी से यहीं बैठे बैठे सुना और तुरंत उसकी भर्त्सना की, सही है? इन्होंने जो कहा है, मैं इनकी ईमानदारी की कदर करता हूं और देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मगर सवाल यह है कि ये जो जहर घोल रहे हैं ये एमएलए साहब, मैं संबित पात्रा जी से ये भी कहूंगा कि ये अपनी पार्टी से मांग करें कि इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। अमरनाथ यात्रा, इस सख्त एक्शन क्या होता है सर? पार्टी से कि इसको, इस आदमी के खिलाफ पार्टी से इसको निकाला जाए। साक्षी महाराज जैसे मुसलमानों की बात को मारने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। संगीत सोम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया आपने। गिरिराज सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब बीच बीच में आता है कोई विधायक, कोई मंत्री धीरे से एक इंजेक्शन लगाता है, आप कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जिसको कॉटन से हिलाओ जल्दी, उसको रिवार्ड दे दिया जाता है। डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब ये तो कोई इलाज नहीं है। देखिए मैं गलत बोल देना। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। उनका फेसबुक पोस्ट है, आपको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल कैसा है? एक लिखी हुई चीज सभी में फैलती है। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए देखता है, पढ़ता है, अंजना जी ससम्मान कहना चाहूंगा, इसीलिए जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, 100 बार सोच समझकर इन प्लेटफॉर्म पे अपने विषय को रखना चाहिए, क्योंकि परिपक्वता ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जहां परिपक्वता हटी, देश में खराब माहौल बनेगा। और एक सेकंड मौलाना साहब, प्रधानमंत्री जी का एक ही ध्येय है, देश को आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री रात रात जग जग के देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर हम सब नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? वारिस पठान जी। कि अंजना जी, मैं संबित पात्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने खंडन किया
ऐसे विधायक के स्टेटमेंट का जिन्होंने बिल्कुल बेबुनियाद बात की थी, दो समुदाय को आपस में भिड़ाने की बात की थी। बस मेरा संबित पात्रा जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखिए और स्ट्रिक्ट एक्शन इस विधायक के खिलाफ लीजिए भड़काऊ भाषण देने के लिए और दो सांप्रदाय एक और लेटर भी लाया हूं मैं अकबरुद्दीन ओवैसी को लिखा हूं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, उससे रुकेगा नहीं, क्या होगा वो लेटर कहां रहेगा। देखिए उस टॉपिक पे नहीं जो विधायक ने फेसबुक पे डाला, टॉपिक अलग अलग नहीं होता है सर। मैं एक और लेटर भी लाया हूं। जहर घोलने वाले आपकी पार्टी में भी है, ओवैसी साहब के नाम में जहर घोलने वाले आपकी पार्टी में भी है, ओवैसी साहब के नाम में पत्र है। नहीं चलेगा। 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर हिंदुओं का क्या होगा। ये बोल रहा है कि हम हज होने नहीं देंगे, वो भी कंडेमनेबल है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी जेल में गया, संबित पात्रा जी ने उस बात का खंडन करा, पर जेल में गया। एक्शन लिया जाए। साक्षी महाराज और ये एमएलए इनका कुछ नहीं होता, ये कभी जेल का मुंह भी नहीं देखते। ये संबित जी कुछ कह रहे हैं वारिस पठान जी आपसे। नहीं मैं इतना ही इनको जेल भेजिए ना, जब भी तो सुधरेंगे। वारिस जी देखिए अंजना जी, अकबर मेरी बारी है, मुझे बोल लेने दीजिए। पहले केस हुआ था, वो जेल भी गए, लेकिन आज जो विधायक ने कहा है कितनी बड़ी बात कही है, आप याद करिए अभी चंद दिनों पहले किस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या कह रहे थे कि मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। आपको याद है हमने इस पे डिबेट भी किया था। ये सब क्या देश हमारा इस तरफ जा रहा है और विधायकों के इस तरह की बात कर रहा है। सुन लीजिए पठान साहब, एक्शन लिया जाए। अरे पठान साहब सुन लीजिए, खंडन किया मगर एक्शन क्या लेंगे उसके खिलाफ? केस बुक करना चाहिए, उसकी विधायकता को सस्पेंड करना चाहिए, तब जाके लोगों को लगेगा कि इंसाफ हुआ है, न्याय हुआ है। पठान जी अब संबित पात्रा को अपना जवाब दे लेने दीजिए, जवाब दीजिए। अंजना जी आपको याद है एक हफ्ते पहले ही हमने डिबेट किया था जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि मुसलमानों को अब एक हो जाना चाहिए और हिंदुस्तान के बाकी लोगों को सबक सिखा देनी चाहिए। यही अकबरुद्दीन ओवैसी है जिन्होंने यह भी कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होगा। मेरा सबसे इतना ही निवेदन है, हम 24 घंटे गवर्नेंस के विषय में सोचे, हम इस प्रकार की लड़ाई के विषय में ना सोचे। और जहां तक अमरनाथ यात्रियों के साथ जो हुआ वहां भी सिलेक्टिविज्म नहीं दिखाए। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है हम सब कहते हैं और कहना भी चाहिए कि आतंकवाद का धर्म नहीं है, मगर आप गौरक्षक और बाकी जगहों पर कहते हैं कि नहीं 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 देखो जी यहां तो हिंदुत्व है। तो इस प्रकार का सिलेक्टिविज्म मत रखिए। जो लोग देश को बांटने की कोशिश करते हैं उनकी भर्त्सना करिए, और जो लोग खुद बांट रहे हैं जैसे कि अकबरुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, वो इतनी जोर जोर से ना चिल्लाएं। ये वो लोग हैं, ओवैसी साहब ने कहा आईएस के समर्थन लोगों को मैं लीगल एड दूंगा। ये तो वकील है खुद, आप पूछिए इनसे, इन्होंने कहा था कि मैं लीगल एड दूंगा। अरे आईएस देश को तोड़ने के लिए बैठी है, आप लीगल एड देने की बात करते हैं। अगर आप साजिश करने की बात करते हैं, दे सकते हैं। संविधान और कायदे में लीगल एड प्रोवाइड करना कोई कायदे में नहीं है साहब, सरकार लीगल एड दे सकती है। व्यक्तिगत रूप से आप क्यों देना चाहेंगे? आप लोगों ने कहा याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज़ ही वाज मुस्लिम। याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है, और आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं। बताइए, आपके तो पार्टी का मुखिया कहता है याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है, एक आतंकवादी का पैरोकार करते हैं वो। उसके बाद आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। अंजना जी पूछ सकती है, आप चिल्ला नहीं सकते। वो गए थे रात को प्रेसिडेंट के पास लेटर लेके, जिसमें आपके बीजेपी के एमपी भी थे, जेठमलानी साहब थे, सोशलाइट थे, सब गए थे लेटर लेके। उसके बाद भी याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है, तो देश को बांटने की कोशिश कर रही जनता देख रही है। एमपीज गए थे, एमएलएस गए थे। तो यही तो बात है, ये एमपीज और एमएलए जो गए थे क्यों गए थे? ये तुष्टिकरण क्यों हो रहा है भैया? ये तुष्टिकरण क्यों हो रहा है? और एक बात इनको याद दिला दूं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं, ये ओवैसी जी कहा था हज सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। आज हज की बात हो रही है, याद रखिए हमने तो माना नहीं था। हज सब्सिडी पर वो तो पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं, उन्होंने कहा था हज सब्सिडी पर तो वो पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं। देश को बांटने की बात नहीं होनी, उनके पास दलील है, उसके बारे में तो बोलिए। उनके पास इसकी दलील भी है, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहती। पवन खेड़ा जी, हम 100 करोड़ हिंदू है, वो 25 करोड़ मुसलमान है, क्या देश को बांटने की बात नहीं है? मगर नहीं, हम कभी भी नहीं कहेंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मुसलमान हिंदू सब भाई भाई है। अरे आप हिंदुओं को इस नजर से मत देखिए साहब, हमने हमेशा गले से लगा के सबको रखा है और हम सबको भाई मानते हैं, हम सबको भाई मानते हैं। ये देश पाकिस्तान नहीं है जहां आप देखिए आज हिंदुओं की संख्या 20% से 1% हो गया। ये तो प्यार का देश है जहां मुसलमान भाई हमारे 1% से 20% हो गए। ये ऐसे ही हो गया, क्या प्यार से हुआ है? ये हिंदुओं के प्यार के कारण हुआ है। आप हिंदुओं को ऐसे मत बोलिए। अरविंद सावंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीच में उनका कनेक्शन कट गया था। अरविंद सावंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक विधायक है बृजभूषण राजपूत भारतीय जनता पार्टी के, हमने अभी चलाकर अपने दर्शकों को सुनाया, वो कह रहे हैं कि इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, अमरनाथ यात्रा पर अगर हमला हुआ है, अमरनाथ यात्रा नहीं होने दिया जाएगा तो हज को भी रोक देंगे। मतलब किस तरह से आप इसकी भर्त्सना करेंगे और बीजेपी को क्या करना चाहिए? अब देखो, या फिर निंदा करके यही बात, ये जो है ना, उसके बाद में पठान जी क्या बोले
उसके बाद में वारिस पठान जी क्या बोले, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सही है, वारिस पठान जी की बात सुनकर मुझे आज बहुत अच्छा लगा, आनंद भी लगा। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली थी आज, अच्छी बात है। चलो अगर ये सोच आपकी है तो पहले अपने वो तुम्हारे जो सांसद है, हमारे उनके भाई जो छोटे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनको पहले समझाओ। अब जो रही बात, आपने जो विधायक की बात की, उनकी भी हम भर्त्सना करते, ये सही नहीं है। अगर करना है तो अगर उस तरह से अगर सरकार बर्ताव करती तो बात अलग है। आप इस ढंग से बात करोगे तो कैसे होगा, इस तरह से बात करो तो कैसे होगा। ये जो बात बाला साहब ने कही थी वो अलग बात। अरे अरविंद सावंत जी तो आप उसकी बात का खंडन करते हैं नहीं करते? जो विधायक ने कहा क्या हज की यात्रा को रोकेंगे, कैसा रोकेंगे, क्या सांप्रदायिक वातावरण को आप खराब करोगे? क्या सुना मैंने इस तरह का विधायक ने बयान दिया, उसकी बात का खंडन करते? मैंने वही तो बोला, खंडन किया। अरे सावंत जी, अरे वारिस जी, मैं रोज लोगों को हज के लिए चिट्ठी देता हूँ, सिफारिश करता रहता हूँ, आपको पता है। वो सब नहीं है, मेरी इतनी सबसे ज्यादा चिट्ठियां जाती है मंत्री को हज को जाने के लिए। आज क्या बात करते हो? मैं खंडन करता हूँ उनका। एमएलए और एमपी अंदर होते हैं, आज इतने भड़काऊ भाषण आप रोज दिखते हो सामना में, हर दिन सामना में कुछ आता है आपका। अरे मेरा कहना एक सुनो, ये जो आप जो कह रहे हैं ना, बंद हो जाना वो सभी के लिए कहो भैया। भड़काऊ भाषण आपका कैसे, आप सिलेक्टिव हो? अब हिंदू विधायक ने कहा तो आप सिलेक्टिव हो गए। आपका विधायक कुछ गलत बात करता है उसके लिए आप प्लान कैसे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सिलेक्टिव नहीं हो जाओ, सिलेक्टिव नहीं करना। नहीं 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 नहीं, यू आर सिलेक्टिव, डोंट डू लाइक दिस। अकबरुद्दीन जो बात करता है वो भी देश के विघटन में होती है, वो जेल गए, वो तो मुसलमानों को उस्काता है, ये गलत बात करता है, उसके लिए कहो ना गलत है। अगर ये गलत है तो वो भी कहता है वो गलत कहो, आप उसके बारे में बोलते नहीं ना, उसी में गलत है साहब। ब्रिजभूषण राजपूत निर्भत्सना करो और अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों के लिए एक नियम होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं, इस देश में जो भी हिंदू मुस्लिम नफरत बो रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं लेकिन ये देखता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो गलत बात की थी, वह मैंने भी उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन वो जेल में गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जेल में गया। लेकिन तुगड़िया, संगीत सोम, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, उसी तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मुसलमानों को विदेश भेजना चाह रहे थे, भगाना चाहते थे, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये सवाल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है इंडियन एक्सप्रेस में कि इस देश में मुसलमान रह सकते हैं, उन्हें बीफ खाना छोड़ना होगा। क्या ये देश से भगाने वाली बात नहीं कर रहा है देश का इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर? क्या त्रिपुरा का गवर्नर इस देश में गृह युद्ध की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की सबक सिखाने की बात? किसके खिलाफ हमने एक्शन लिया? वो गवर्नर, क्या गवर्नर रहने का हक रखता है? जवाब दीजिए आप। मुसलमानों को रहना है तो बीफ खाना छोड़ना होगा, ये जो बात अभी आपने कही, तो बीफ खाना आप लोगों के लिए क्या जरूरी है? नहीं, आपने एक चीज आपने को ये बताइए, हिंदू भी खाता है इस देश में 70% लोग नॉन वेजिटेरियन है, मुसलमान 14%। नॉन वेज विषय नहीं है बाबा, सुन लीजिए। आप एक सेकंड सर, देखिए बीफ से आजकल कुछ छूटता नहीं है। अमरनाथ यात्रा, हज। संबित पात्रा जी, पवन खेड़ा जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, मैं आपके पास संबित जी आना चाहती हूँ। एक तो जवाब इनकी बात का दीजिए, और देखिए, निंदा करो आगे बढ़ो, पीछे कहीं वो नफरत जो छूट रही है वो तो ऐसी घटनाओं की वजह नहीं है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, आप ऐसे मत समझिए कि कोई किसी को पाकिस्तान, लाइन सुनो ना, कह रहे हैं 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, मैंने खुले मन से निंदा किया है, खुले मन से। नहीं, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। और देखिए, एक बड़ा संदेश जाना चाहिए, हम रूलिंग पार्टी है, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, और कोई किसी को पाकिस्तान नहीं भेज रहा है। कृपया करके ऐसा मत सोचिए, मुक्त कंठ से गले लगाया गया है सबको, उसी का नतीजा है कि आज हम मिलकर रह रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान जैसा देश जहां माइनॉरिटीज का क्या हश्र हुआ, वहां हम 20% थे हिंदूज, तो 1% हो गए। यहां पर तो हम सब मिलकर रह रहे हैं, और देश की उन्नति में इस प्रकार का नैरेटिव किसी को नहीं बनाना चाहिए। और मैं खास करके मौलाना साहब आपको कहना चाहूंगा, आप कृपया करके, क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोग बोलते हैं तो करोड़ों मुसलमान आपको सुनता है, आप अगर ऐसा नैरेटिव बनाएंगे कि ये सरकार जो हिंदुस्तान की है ये मुसलमानों के साथ नहीं है, तो इससे एक वैमनस्य का भाव पैदा होगा। देखिए, अगर मुद्रा योजना चलती है, सड़क बनती है, तो सब मुसलमान और हिंदू सबके लिए बन रहा है। मोदी जी 24 अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। देखिए, बात सही है, बात सही है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन हमें मोदी जी से बहुत, देखिए, मेरे को आपने बहुत सवाल ये है कि जो लोग जहर घोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ही में है वो, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक्शन होना चाहिए। पवन खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी चाहती है या मैं चुप रह बैठा? पवन खेड़ा जी, मेरा मौका आते ही आप औरों को मौका मत दीजिए। मैंने बहुत सबकी सुनी, अब मेरी सुनिए आप।
मेरे को बहुत अच्छा लगा कि संबित पात्रा जी ने खुले कंठ से निंदा की। निंदा तो की, कड़ी निंदा हमने बहुत बार सुनी, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब रवि सिसोदिया जो कि अखलाक का हत्यारा था, जब उसकी मौत हुई तो कौन सा केंद्रीय मंत्री वहां गया? उसके लाश पर, उसके शव पर तिरंगा लपेटा गया। क्या संदेश आप भेज रहे थे अखलाक को, कि अखलाक के परिवार को, या इस तरह के तमाम सलीम शेख जैसे मुसलमानों को जिन्होंने हमारे श्रद्धालुओं को बचाया? सलीम शेख जैसे मुसलमानों को बचाना सरकार का जिम्मेदारी है, ताकि इस्माइल जैसे लोगों को भी हम हरा सके। आप सलीम और इस्माइल में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस्माइल जिसने हमला बोला अमरनाथ यात्रियों पर, अगर उसको हराना है नहीं होते हैं। आप लोग कंफ्यूज थे, तभी तो एंटनी रिपोर्ट आई। आप उनको गाय के नाम पे मत मारिए, तभी तो एंटनी रिपोर्ट पे कहा गया कि अरे आप लोग एक तरफ झुकते जा रहे हैं। देखो बहुत संजीदगी से बात हो रही है संबित जी, बहुत संजीदगी से बात हो रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप भी अगर चुप रहे तो अच्छा रहेगा। मेरी बात मुझे बोल लेने दीजिए, मेरे बाद आप बोल लीजिएगा जो आपको कहना है, प्लीज ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। एक लाइन में रिस्पॉन्स, एक लाइन में एक्शन चाहिए। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँ, एक्शन है सबका साथ सबका विकास। देखिए बड़े बड़े नैरेटिव को हमें चलना है, छोटे छोटे बयानों को लेकर हमको निंदा करनी है और आगे बढ़ना है। निंदा करनी है, आगे बढ़ना है। देश यहां पर खड़ा है, देखते रहिए आज तक।